हेलो दोस्तों, स्टेप अप ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पुनः 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और इसमें सारे क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी पूछे गए हैं और आगे पूछे के दृष्टिकोण से इसे डाला गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। मुद्रास्फीति की दर को तेज़ी से वृद्धि को कभी कभी बेस इफ़ेक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। बेस इफ़ेक्ट क्या है? तो दोस्तों बेस इफ़ेक्ट आपको बता दें, मुद्रास्फीति जो हर साल, आज इस साल क्या है, अगला साल क्या है, ये दोनों के बीच में जो अंतर होता है इसे बेस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, एक मुद्रास्फीति की दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों का प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संस्था को विश्व बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? तो यह हमारा आईडीए है, जिसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कहा जाता है। विश्व बैंक जो हमारा है ये यूएसए में है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टैगफ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो मुद्रास्फीति हमारा जो है, इसमें खाद्य पदार्थों की उत्पादन काफ़ी कम जाती है, जिससे वृद्धि काफ़ी कम होती है, और वृद्धि कम होने के वजह से रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर हम विचार करेंगे कि जब स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति होती है तो उस मुद्रास्फीति के कारण कम वृद्धि होती है, जिसके कारण बेरोजगारी काफ़ी उच्च हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का जो संबंध है, विपरीत संबंध, वो फिलिप्स वक्र में शो करता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये होता ऐसा है कि ये हमारा जो चार्ट है, इसमें इसका ये वक्र, फिलिप्स वक्र कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न से कौन कथन सही है? तो दोस्तों बियर बाजार में नुकसान को प्रत्याशा के कारण बिक्री प्रमुख है, बिल्कुल सही है ये। और बुल बाजार में शेयर की कीमत को बढ़ने की कीमत है। दोस्तों इसमें आपको जानना ये ज़रूरी है कि बुल बाजार और बियर बाजार क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बियर बाजार मीन्स भालू का काम होता है दोस्तों, कि यदि कोई भालू अगर अपने शिकार को पकड़ता है तो वो ऊपर से झपटा मारता है, जिससे उसे नीचे की ओर गिरना पड़ता है। अर्थात इसका शेयर बाज़ार से संबंध ये है कि यह जब मार्केट शेयर बाज़ार जब नीचे की ओर गिरता है, उसे बियर बाज़ार से सूचित किया जाता है। जबकि सांड, इसका काम होता है कि सांड हमेशा जब किसी को मारता है तो उसका सींग नीचे की ओर होता है और आदमी को ऊपर की ओर उठा कर फेंक देता है, जिससे यह तात्पर्य है कि इसमें शेयर बाज़ार में हमारा शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है। तो दोस्तों बुल बाज़ार में शेयर की कीमत में बढ़ने की उम्मीद होती है, जिससे हमारा जीडीपी सुधरेगा, रोज़गार बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बियर बाज़ार को फिर से पढ़ें, नुकसान की प्रत्याशा के कारण बिक्री प्रमुख है, मीन्स नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को बियर बाज़ार में अपने शेयर को बेचना पड़ जाता है, जिससे लगातार ऐसा होने से हमारे मार्केट में मंदी तक आ जाती है। तो अगर ये आप इतना समझ पाए हैं, हमारे वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पायरोमीटर का उपयोग किस चीज़ के लिए नापने में किया जाता है? तो पायरो का अर्थ होता है तापमान, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है, इस पर विचार करेंगे। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। किसी परमाणु के नाभिक को टूटने को संलयन कहा जाता नहीं दोस्तों, टूटता है तो उसे विखंडन कहा जाता है, यह हमारा गलत है। सूखा बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बिल्कुल सही है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पानी का अधिकतम घनत्व पर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और न्यूनतम पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, जबकि आयतन इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर में दिया नहीं है, यहाँ पर आंसर हमारा केल्विन में है। मीन्स हमें सेंटीग्रेड से केल्विन में परिवर्तित करने का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला हमारा C/5 K-273/5 होता है दोस्तों, जिसमें हमारा C का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यहाँ पर हम 4 बैठाएंगे और ये हमारा 5 से 5 कट गया। 273 यहाँ माइनस में है जो कि इधर प्लस में जाएगा और आकर जुड़ जाएगा। तो 4 + 273 ऐड होकर 277 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। दोस्तों आपको इसमें बता दें कि ये फार्मूला आप याद रखिएगा, C/5 K-273/5 और F- मीन्स फ़ारेनहाइट -32/9। ये फार्मूला याद रखिएगा, आपको काफ़ी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो मेसॉन की जो खोज किया था वो हेदकी युकावा ने किया था, ये सही है दोस्तों। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन और हेस ने किया था, ये भी सही है। सूर्य और तारों की ऊर्जा उत्पादन सिद्धांत बेथे ने किया था, ये भी सही है। और ट्रांस यूरेनिक तत्व का संश्लेषण एनरिको फर्मी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसका खोज क्लेनन टी स्केबोर्ग ने किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए उपयोग की जाने वाली डिस्चार्ज ट्यूब प्रयुक्त गैस है। तो जिसमें सजावट के लिए जब यूज किया जाता है इसमें नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्यूबलाइट में प्रयोग किए जाने वाला चौक मूल रूप से होता है। जो हमारे ट्यूबलाइट होता है दोस्तों उसके ऊपर एक चौक लगा होता है जिसे प्रेरक या इंडक्टर कहा जाता है, जिसकी मात्रक हेनरी है। यह एक चौक कुंडली नुमा आकार का होता है जो चुंबकीय धारा को प्रवाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संपर्क बल संपर्क कारण जो बल उत्पन्न होता है, मीन्स संपर्क होने से घर्षण उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम घर्षण, दूसरा नाम हुआ घर्षण बल। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है, यह तकरीबन 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी हरा था पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी। यहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में कहा गया है जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, 1761 में हुआ था पानीपत की तीसरी युद्ध, इसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा दिया था। दूसरा हमारा है, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, टीपू सुल्तान तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया, ये भी गलत है दोस्तों। टीपू सुल्तान चौथे मैसूर युद्ध में, वो भी 1799 में मारा गया था, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया था। तीसरा देखेंगे मीर जाफर ने पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हार के लिए अंग्रेज के साथ एक षड्यंत्र रचा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। मीर जाफर जो कि अंग्रेज के पक्ष में चला गया था और जिसके वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और बाद में यही मीर जाफर मात्र एक कठपुतली, अंग्रेज के हाथ का एक कठपुतली बनकर रह गया। तो ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर इसका सही जवाब होगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सही जवाब हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित वायसराय का चयन करें। यहाँ पर खोजना है निम्नलिखित कौन सा कार्यकाल सही कालानुक्रम है। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह 1899 से लेकर 1905 तक इसका शासनकाल रहा था
1899 से 1905 तक रहा, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का ये 1899 से 1905 तक रहा दोस्तों। ये चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहा। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक रहा। और लॉर्ड इरविन, इसमें गांधी इरविन एक समझौता हुआ था 1931 में, इसलिए इसका शासनकाल हमारा है 1926 से 1931 तक। तो सही कालानुक्रम होगा दोस्तों। पहले हमारा पहला नंबर में लॉर्ड कर्जन आएगा, दूसरा नंबर में हमारा लॉर्ड हार्डिंग आएगा, मीन्स पहला ये, दूसरा ये, उसके बाद हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे 4, मीन्स 1 1 3 2 4, 1 3 2 4 देखेंगे दोस्तों। 1 3 2 4 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो हमारा था वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार क्वेश्चन आपको एक में दिया गया है। ये डलहौजी ने किया था, बिल्कुल सही है। बर्नाकुलम प्रेस एक्ट, ये आपके कर्जन नहीं, ये गलत है, ये आपके किए थे लॉर्ड लिथॉन ने किया था। और एल्बर्ट बिल ये 1883 में हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन ने किया था। तो हमारा कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में युग्मों को में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे दोस्तों, पहला एंग्लो मराठा युद्ध, यह 1775 से लेकर 1782 तक रहा। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92, ये तो सही है। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध 1824 से 26, ये भी सही है। दूसरा सिख युद्ध 1845, ये गलत है, ये 1848 टू 49 तक रहा, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही जवाब होगा। देखें 2 3, 2 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में भारतीय द्वारा प्रबंधित और 1881 में स्थापित पहला सीमित देयता बैंक कौन सा है? तो पहला 1881 में पहला सीमित देयता बैंक हमारा अवध वाणिज्य बैंक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाहौर में किया गया था, यानी दूसरे नंबर में पंजाब नेशनल बैंक आता है, पहला अवध वाणिज्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1833 में एल्बर्ट बिल द्वारा क्या मांग की गई थी? तो दोस्तों एल्बर्ट बिल जो हमारा था, इसमें अंग्रेज़ों का कहना था कि अब भारतीय न्यायालय के द्वारा जो सज़ा वह हिंदुस्तानियों को दिया करते हैं, भारतीयों को दिया करते हैं, वही सज़ा अब यूरोपियों को भी मिलेगा, मीन्स अंग्रेज़ों को भी मिलेगा, सभी को मिलेगा। तो ये अदालत में आपराधिक क्षेत्र के संदर्भ में भारतीय और यूरोपीय लोगों को समान रूप से लाना, यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में 1833 के चार्टर अधिनियम में कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था? तो देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधि को समाप्त किया गया था। तो दोस्तों इससे पहले बता दूं कि 1833 का चार्टर एक्ट क्या था। तो 1833 में हुआ यूँ था कि कंपनी 20 साल के लिए इनका रजिस्ट्रेशन होता था। आप समझे इस तरह से कि उनका 20 साल के लिए व्यापार करने का अवधि दिया जाता था, जो कि 1813 में दिया गया था, जिसका 20 साल बाद 1833 आ गया। अतः इनका जो अवधि था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। समाप्त होने के पश्चात 1833 में नया नियम कानून लाना पड़ा, जिसमें
हुआ यूँ था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। व्यापारिक अधिकार को हटाकर इसमें राजनैतिक और प्रशासनिक अधिकार में बदल दिया गया था। उसके बाद इसमें हुआ था विधि आयोग का गठन हुआ था, जिसमें लॉर्ड मैकाले के आयोग पर इसका नाम दिया गया था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक गतिविधि को समाप्त किया गया था, ये बिल्कुल सही है, व्यापारिक गतिविधि को समाप्त कर दिया गया था। सर्वोच्च प्राधिकरण को पदनाम को परिषद में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में परिभाषित किया, बिल्कुल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में परिभाषित किया, जो कि पहले बंगाल का हुआ करता था। काउंसिल में गवर्नर जनरल को दी जाने वाली सभी कानून बनाने वाली शक्तियाँ उन्हें अब आपको, जैसा कि मैंने बताया कि 1833 के चार्टर एक्ट में राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार भी दे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी उसका उसी बात को दोहरा रहा है। ऑप्शन नंबर डी है, एक भारतीय को गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अतः ऑप्शन नंबर कौन सही नहीं है वही पूछ रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखेंगे, अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व खेती के प्रणाली के शुरू किया। तो ये बंगाल में राजस्व खेती प्रणाली की शुरुआत अली मर्सद नहीं, मुर्शिद कुली खान ने किया था, ये गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा। और इसके आगे अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों को निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई स्थापित की। अंबर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के एलिमेंट्स, जो कि मैथ्स में पढ़ना है, ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया, ये भी सही है। मैसूर के सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 1854 की वुड डिस्पैच द्वारा बताई गई शिक्षा का उद्देश्य क्या था। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी माध्यम का उपयोग करने वाले पहले लोग को भी साक्षरता को बढ़ावा देना 1854 के वुड डिस्पैच का कारण है। दोस्तों जो हमारा वुड डिस्पैच था, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखेंगे, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी वाला ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित स्थान पर भारत में डच अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो डच ने 1605 में मुसलीपट्टम में अपना पहला कारखाना, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जबकि दूसरा इसने पुलिकट में किया था 1610 में, जो कि तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे नरम खनिज टैल्क यानी साबुन मुख्य रूप से क्या है। तो सबसे नरम खनिज टैल्क है जो मैग्नीशियम सिलिकेट है। ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट का एक रूप होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट, जिसमें हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट का जो सूत्र होता है वो Mg3Si4O10 OH का होल ट्वाइस होता है। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट का ये सूत्र है, जिसका यूज साबुन के बनाने अपरूप में किया जाता है। सीमेंट को कठोर किससे बनाया जाता है। तो सीमेंट को कठोरता पानी का हाइड्रोजन और विघटन के द्वारा ही बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेरिलियम सल्फेट किस वजह से पानी में कम घुलनशील है। तो यह उच्च ज्वलनशील ऊर्जा के कारण कम घुलनशील है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स नहीं है। तो दोस्तों हाइड्रोजन के कई आइसोटॉप्स हैं, जिसमें ट्रिटियम जिसमें 3 हाइड्रोजन हुआ करते हैं, ड्यूटेरियम जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, प्रोटियम इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, और ऑट्रियम ये कुछ नहीं है, ये आइसोटॉप्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
किस चारकोल का उपयोग कच्ची चीनी को विवरण करने में किया जाता है? दोस्तों, चीनी को साफ़ करने के लिए एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है। मीन्स जंतु का हड्डी का जो चारकोल होता है उसी को यूज किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रशीतन किस प्रकार खाद्य संरक्षण में मदद करता है? प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर, जिसे आमतौर पे हम लोग फ्रिज भी कह सकते हैं। ये फ्रिज जो होता है यानी रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारे खाद्य का संरक्षण किस तरह से करता है, कैसे मदद करता है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो जैविक रासायनिक प्रक्रिया होता है, जैव रासायनिक प्रक्रिया की दर को कम करता है। ऐसा नहीं कि फ्रिज में खाना ख़राब नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो जीवाणु होते हैं उनके जो वृद्धि करने का जो दर होता है उनको काफ़ी कम कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। पदार्थ उनके घनत्व को घटते क्रम में दिखाना है पदार्थ के। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है, घनत्व का जो यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मीन्स घनत्व दोस्तों बोलते हैं, मान लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर मैंने सोना ले लिया और 1 सेंटीमीटर रुआ ले लिया, तो इतना में जो रुआ की मात्रा होगी और इतना में जो सोना की मात्रा होगी, तो जाहिर सी बात है कि सोना भारी तभी होगा जब इसमें कण की मात्रा काफ़ी अधिक होगी। तो मतलब 1 सेंटीमीटर का दोनों का यूनिट लिया, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, और इसमें जितने कण की मात्रा समाहित हो सके वही उसका घनत्व होता है। तो देखिए दोस्तों, सोना का जो घनत्व होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और स्टील के अपेक्षा पारा में ज़्यादा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो कार्बन नैनो ट्यूब एक हाल ही फिलहाल एक बनाई गई पत्ती है जिसका उपयोग काफ़ी ज़ोर शोर से भी चल रहा है। ये इजियम ने किया था। इजियम ने कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में दोस्तों आप इसका एक संरचना देखें, इसका एक फ़ोटो मैंने अपलोड किया है। ये कार्बन नैनो ट्यूब की पत्ती है और आजकल इस पर काफ़ी काम ज़ोर शोर चल रहा है। इसके द्वारा जो बनाया गया चीज़ है, इसके कुछ सारणी मैं दे दिया हूँ, इसे देख सकते हैं आप। साइकिल घटक, पवन टरबाइन, ये भिन्न भिन्न तरह का जो चीज़ें हैं ये आपको दिया गया है यहाँ पर। इसका यूज काफ़ी आजकल उसी पत्ती से किया जा रहा है। इसे स्क्रीनशॉट ले लें, इसे एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? दोस्तों, यह हमारा अंतिम सवाल है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेट काफ़ी पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है, नए नए वीडियो लाने में काफ़ी मदद करता है। चलिए इसी के साथ इसका आखिरी जवाब मैं दे देता हूँ। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो दोस्तों, फायरफॉक्स, सफारी, एज, ये सारा वेब ब्राउज़र है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये साफ साफ नाम से पता चल रहा है कि ये फाइल को ट्रांसफ़र करने का एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।